हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं भारत और नेपाल के बारे में। भारत और नेपाल के रिलेशन को भी देखेंगे, क्यों वो भारत के लिए ज़रूरी है। दूसरा, अभी कब से भारत और नेपाल के बीच तनाव है और अभी जो करंट तनाव आ गया है उसको भी देखेंगे, क्या हो सकता है इसको भी देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चंद्रमणि आईएएस एकेडमी के ऐप पर अवेलेबल है। स्टोर के अंदर चले जाना, वहाँ पे मेंस का एक अलग कैटेगरी बना दिया गया है जिसके अंदर मेंस से रिलेटेड कंटेंट जो अपलोड किए जा रहे हैं, और करंट अफेयर्स के सेक्शन में ये भी है। भारत और नेपाल। भारत और नेपाल, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और नेपाल से स्टार्टिंग से ही हमारा एक अच्छा रिलेशन रहा है। वो ऐतिहासिक हो, सांस्कृतिक हो, हर तरीके से रिलेशन हमारा अच्छा रहा है। और हमारी जो विदेश नीति है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें नेपाल एक अहम महत्व रखता है। और नेपाल के साथ बड़ा ही यूनिक रिलेशन भी है हमारा। नेपाल और इंडिया के बीच में आपको पता है ओपन बाउंड्री है, खुली सीमा है, और आने जाने के लिए किसी पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे और नेपाल के बीच में कल्चरल के साथ साथ रिश्तेदारी भी है, क्योंकि बहुत सारे मधेसी जो हैं वो रहते हैं, और मधेसी कोई और नहीं बल्कि बिहार और यूपी मूल के ही हैं। और अभी बात करें तो करेंटली लगभग 60 लाख नेपाली भारत में रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। 1950 की कहानी है, जब भारत और नेपाल के बीच में ट्रीटी समझौता हुआ था। इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो नेपाली नागरिक हैं वो भी भारतीय नागरिक के समान माने जाएंगे और लगभग समान माने जाएंगे, और भारत में जो सुविधा और अवसर होगा वो उनको दिया जाएगा। इसके अलावा ओपन जो फ्री मूवमेंट है दोनों देश के बीच वो भी रहेगा, और हथियार खरीदने की सुविधा आदि भी भारत उनको देता रहेगा। इसके अलावा भी भारत ने बहुत सारे काम नेपाल में किए हैं। तो शुरू से ही रिलेशन अच्छा रहा है। वो भी हिंदू राष्ट्र रहा है, वहाँ पे भी बौद्धिज्म से भी रिलेशन रहा है, और हमारा बाउंड्री शेयर करता है। हमारा जो कल्चर है मिथिला का, वो नेपाली से काफ़ी मिलता है। पहाड़ी कल्चर जो है उत्तराखंड वाला, वो भी नेपाल के आसपास से काफ़ी मिलता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कनेक्टिविटी। नेपाल एक लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक्ड मतलब इसकी चारों तरफ जो सीमा है वो किसी न किसी लैंड बाउंड्री वाली सीमा है। 3 तरफ से भारत और 1 तरफ से तिब्बत है। तो भारत नेपाल ने अपने नागरिकों के मध्य संपर्क बढ़ाने के लिए अलग अलग कनेक्टिविटी कार्यक्रम, काठमांडू से रक्सौल को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेन ट्रैक बिछाने, इन सब का काम किया है। इकोनॉमी की भी बात कर ले अगर, तो भारत जो है नेपाल के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 1996 के बाद से नेपाल भारत को जो निर्यात कर रहा था, जो एक्सपोर्ट कर रहा था, उसमें 11 गुना वृद्धि हुई है। और यही नहीं, जो बायलैटरल जो ट्रेड है, द्विपक्षीय जो ट्रेड है, वो भी 7 गुना बढ़ चुका है। और लगभग भारत के 150 इंटरप्राइजेस, 150 इंटरप्राइजेस जो हैं वो नेपाल में काम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में, एजुकेशन, टेलीकॉम, पोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। डिफेंस में भी नेपाल अधिकांशतः इंडिया पे ही डिपेंडेंट रहा है। जैसे भारत और नेपाल के बीच अगर रक्षा सहयोग की बात करें तो भारत ने उपकरण, प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन के साथ साथ नेपाली सेना का जो है वो आधुनिकीकरण भी किया है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन भी किया है नेपाली आर्मी का। और यही नहीं, भारत की जो गोरखा बटालियन है, इसमें नेपाल के पहाड़ी इलाके के युवाओं को इसमें शामिल भी किया गया है। इसके अलावा दोनों जो देश हैं वो अपने अपने सेना प्रमुख को अपने यहाँ, जैसे भारत को नेपाल में, नेपाल को भारत में, सेना प्रमुखों को जनरल की मानद रैंक जो है वो प्रदान करती है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नामक संयुक्त अभ्यास भी होता है। अगर बात करें वाटर रिसोर्सेज की, तो बहुत सारी नदियां हैं जिसके कारण हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी पे भी वहाँ पे भारत और नेपाल के साथ एक अच्छा काम चल रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन पे बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन पे सार्क है, बिम्स्टेक है, और भी जगह है, यूनेस्को है, जहाँ पे भारत और नेपाल एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए दिखे हैं। इसके अलावा इंडो नेपाल ज्वाइंट कमीशन को भी एस्टेब्लिश किया गया है, दोनों देशों के बीच रिलेशन को ठीक करने के लिए। आपदा की बात हो या नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, भारत हमेशा से आगे रहा है। इवन भारत जो है आज भी लगभग 3000 नेपाली नागरिकों को
छात्रवृत्ति और यहाँ पे अलग अलग स्कूल कॉलेजों में सीट अवेलेबल करवाती है। उसके अलावा हमारी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो नेपाल की तराई में सड़क का डेवलपमेंट भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं हो रही है। उसके अलावा अलग अलग लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो भी दिया जा रहा है। हम और नेपाल, भारत और नेपाल रिलीजन और कल्चर के लेवल पे भी एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं। दोनों देश एक दूसरे का सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन, सेमिनार, इन सब का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा सिस्टर सिटी, जो मोदी सरकार के आने के बाद सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट है, उसमें काठमांडू वाराणसी, लुम्बिनी बोधगया, जनकपुर अयोध्या, तो इसको सिस्टर सिटी के रूप में इसको अनाउंस किया गया है। और भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से इनका रिलेशन भारत और नेपाल साझा करते हैं, क्योंकि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में, निर्वाण कुशीनगर भारत में। तो बौद्धिज्म भी है, और वो चूंकि हिंदू राष्ट्र शुरू से ही रहा है, अब नहीं है, तो उस हिसाब से भी भारत के साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव है। इसके अलावा अगर नेपाल का अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है भारत के लिए। इम्पोर्टेंस में अगर देखा जाए तो चूंकि एक बड़ा बॉर्डर 5 राज्यों के साथ नेपाल का बॉर्डर है भारत के साथ, और खुली सीमा है, ओपन बॉर्डर है, कोई भी ओपन बॉर्डर, और इवन इस तरह का ओपन बॉर्डर है कि लोग बहुत इजीली बिना गवर्नमेंट को जाने, बिना सेना के जाने वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं आसपास के लोग। तो रिलेशन अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि नहीं होने से अवैध प्रवास, आतंकवाद, जाली मुद्रा, ड्रग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस सब की समस्या ऑलरेडी है, लेकिन गंभीर रूप ले सकती है। इसके अलावा एक है कि बेटी और रोटी रिलेशनशिप हमारा है नेपाल के साथ। क्यों है? क्योंकि मधेसी जो बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं वो नेपाल में रहते हैं, और नेपाल में रहने के कारण उनका और इंडिया का अभी भी जो सांस्कृतिक और शादी ब्याह वाला रिलेशन है वो अभी भी है, ये भी है। उसके अलावा भारतीय सेना में गोरखा के रूप में हम नेपालियों को नियुक्त करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, चाइना चूँकि दक्षिण एशिया से लेकर पूरे वर्ल्ड में ही भारत को घेरने का, दक्षिण एशिया में खासकर अपने प्रभाव को बढ़ा रही है, ऐसी स्थिति में नेपाल में वो लगातार जो है उनका इंटरफेयर बढ़ता जा रहा है, और काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ता जा रहा है। उस स्थिति में नेपाल और भी भारत के लिए मजबूत हो गया है। भारत और नेपाल के बीच लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी है, और कई सारी समस्याएं भी हैं, और ये समस्याएं आज की नहीं है, समस्या बहुत ही पुरानी है। और 1816 को आप याद कर सकते हैं, जब नेपाल ब्रिटेन के हाथों हार गया था। सुगौली की संधि हुई थी, सुगौली की ट्रीटी हुई थी, और सुगौली की ट्रीटी से नेपाल को अंग्रेजों को, उस समय ब्रिटिश भारत को, सिक्किम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, काला पानी, ये सब भारत को देना पड़ा था। ठीक है, ये सब भारत को देना पड़ा था, और बाद में कुछ हिस्सा अंग्रेजों ने लौटा भी दिया। और बाद में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें गोरखा सब जो नेपाल से थे, उन्होंने, या नेपाल के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके कारण अंग्रेज खुश होकर जो भी तराई का इलाका था वो पूरा का पूरा तराई का इलाका इनको लौटा दिया था। और 1816 की ही बात है कि जो 1816 में सुगौली की संधि, आपको याद है, ब्रिटिश भारत थी उस समय नेपाल हार गए थे। उस हार का मलाल आज भी गोरखा समुदाय को है, और ये भी एक समस्या है। और नेपाल ने क्या कर दिया है, सुगौली की संधि का जो दस्तावेज था उसको कहा है कि वो हमारा गायब हो चुका है, और अब वो बोले कि काला पानी और ये सब जो जगह है वो नेपाल का जगह है, आप उसको वापस कर दीजिए। 2015 में भी नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया था, और मधेसी के साथ भेदभाव किया था उन्होंने, यह आरोप भारत ने लगाया भी था, और भारत ने दबाव भी डाला था कि आप संविधान के अंदर संशोधन कीजिए। नेपाल जब नहीं मानी थी तो भारत ने क्या किया, भारत और नेपाल के बीच में रिश्ते काफ़ी तल्ख हो गए थे, काफ़ी खराब हो गए थे। भारत ने अपने तरफ से, आपको याद होगा 2015 में तो नाकाबंदी कर दी थी। जो सामान था वो नेपाल नहीं जा रहा था, पेट्रोलियम से लेके हर तरह के सामान, जिसके कारण जरूरी सामान की किल्लत हो गई। और इसके बाद जरूरी सामान की जब किल्लत हो गई, इसके बाद इनके बीच में आज तक वो रिलेशन नहीं हो पाया जो पहले था। और मधेसी भी जो भारतीय मूल के हैं, तो इनकी जड़ें बिहार यूपी से जुड़ी हुई, तो वो नहीं हो पाया। इसके अलावा नेपाल की जो सियासत है उसमें अब
नेपाली कांग्रेस का कब्जा नहीं है, अब माओवादी दल का कब्जा है। और ये माओवाद जो है ये भारत के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं। केपी शर्मा ओली भी जो पीएम है, ऑयल लिख दिया है क्या, ऑयली होगा, केपी शर्मा ओली जो हैं वो भी पीएम हैं। वो भी जब चुनाव कर रहे थे तो भारतीयों का डर दिखाकर पहाड़ी और अल्पसंख्यक को एकजुट किया था और सत्ता हासिल किया था। ये सारी चीज़ें हुई थी। अब ये तो सारी पुरानी कहानी चल रही है, नया विवाद अभी हाल ही में आया। क्यों आया नया विवाद? इसीलिए आया कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने 80 किलोमीटर लंबा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक नया रोड बनाया, और ये रोड समाप्त होता है लिपुलेख दर्रा के पास। लिपुलेख एक दर्रा है वहां के पास। इसको देखते हुए एक नया मैप नेपाली कैबिनेट ने बना लिया है। अभी शायद पब्लिश नहीं किया है, बना लिया है। उसके अंदर जो पॉलिटिकल नक्शा है उसमें भारत का लिपुलेख दर्रा, काला पानी और लिम्पियाधुरा, इनको नेपाल ने अपने एरिया में दिखाया है। और इतना ही होता तो कोई बात नहीं थी, संसद में, नेपाली संसद में ये प्रपोजल भी डाल दिया गया है कि भारत को यह लौटाना होगा या नेपाल इसको लौटाने की मांग करेगा। ये सारा है। और ये जो अभी राजनाथ सिंह ने जो कैलाश मानसरोवर की सड़क बनाई 80 किलोमीटर, जिससे दूरी भी कम हो जाएगी, ये लिपुलेख दर्रे के पास समाप्त होता है। और ये जो लिपुलेख दर्रा है वहां पे भारत, चीन और नेपाल तीनों की सीमा लगती है, ठीक है। और ये जो लिपुलेख दर्रा है वो नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमा है। काला पानी के पास स्थित दूरस्थ पश्चिमी स्थान है। भारत और नेपाल दोनों काला पानी को भी अपना अभिन्न हिस्सा मांगते हैं, तो लिपुलेख के साथ साथ काला पानी का भी इशू है। काला पानी को भारत जो है पिथौरागढ़ के जिले का, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिला है, उसका हिस्सा बोलता है। नेपाल कहता है नहीं, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट धारचूला का हिस्सा है। समस्या ये है। और इसको तुल देते हुए इंडिया में रह रही मनीषा कोइराला, जिसका रिलेशन नेपाली कांग्रेस से है, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि उन्होंने भी कहा है कि ये ठीक है, मतलब ये नेपाल का जो स्टैंड है वो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। और चाइना का इन्फ्लुएंस तो लगातार बढ़ ही रहा है। अब यहाँ पे भारत के लिए समस्या क्या क्या है? भारत के लिए ये विवाद तो है ही है, साथ में चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार साउथ एशिया में बढ़ रहा है। नेपाल भी अपनी कई ज़रूरत के सामान को लेकर भारत पे अब उनकी डिपेंडेंसी कम कर रहा है और चाइना पे बढ़ा रहा है। चाइना ने भी मौका का फ़ायदा उठाते हुए थियानजिन, शेंजेन, लियानी यूगैंग और सियांगजियांग पोर्ट के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। इसके अलावा भारत चीन जो है नेपाल तक रेलवे लाइन भी बिछा रहा है। इसके अलावा नेपाल जो है वो चाइना के BRI बॉर्डर रोड प्रोग्राम जो था उसके अंदर ये भी पार्टिसिपेट कर लिए हैं। केपी शर्मा का एक अलग नखड़ा है, उनका एंटी इंडिया स्टेटमेंट लगातार आता रहता है। स्थिति और भी खराब होती चली जा रही है। 2015 में जब भारत ने नाकाबंदी की थी तो उन्होंने संविधान में चेंज लाने की जगह भारतीय दबाव को जवाब देने के लिए, दबाव के खिलाफ जवाब देने के लिए उन्होंने चीन के तरफ वो चले गए थे। नेपाल में हाल ये है कि नेपाल के कई सारे स्कूलों में चीनी भाषा, जिसको मंदारिन कहते हैं, वो पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। और चाइना कह रही है कि जो भी शिक्षक वो पढ़ाएंगे उसका खर्चा चीन की सरकार उठाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? ऐसी स्थिति में सबसे पहले नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता जो है वो विदेश नीति को प्रभावित कर रही है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो भारत को नेपाल के प्रति दूरदर्शी नीति अपनानी चाहिए। जिस तरह से चीन लगातार नेपाल में प्रभाव बढ़ा रहा है, खास करके आर्थिक और बुनियादी ढांचों के अंदर, तो भारत को भी इस तरह के आर्थिक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा चाइना लगातार मौके की तलाश में रहती है, तो ऐसा कोई भी मौका भारत ना दे, माना अनाप शनाप स्टेटमेंट जारी अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ ना करे, जिससे विश्वास का माहौल कम हो, अविश्वास का माहौल बढ़े। ऐसी स्थिति में जब चीन लगातार जो है इंक्रीज कर रहा है अपनी स्थिति को, तो ये सारी चीज़ ध्यान रखनी होगी और कूटनीतिक स्तर पे नेपाल के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी होगी। तो ये है अभी के करंट का कॉन्सेप्ट, जो अभी लगातार विवाद चल रहा है उसमें मेंस के सवाल बनने के चांसेस हैं। तो अभी के विवाद के साथ पुराना भी पूछ दिया जाएगा और मेंस में सवाल बन जाएगा।